अस्सलाम एवरीवन। सो वी वर कवरिंग बेनाइन एपिथेलियल लीजन्स ऑफ ब्रेस्ट। इसको मैंने 3 पार्ट्स में इसलिए कराया ताकि आपको हर एक पार्ट में एक एक चीज़, इसमें जो 3 वो कैटेगरीज थी इसकी, वो आराम आराम से समझ आ जाए, ठीक है। बिकॉज ये टॉपिक आई टोल्ड यू एवरी टाइम कि मीडियम रॉबिन्स में नहीं है और आपकी SCQ में आया हुआ है, तो आप इसको ज़रा सा देख लें। बहुत आसान सा टॉपिक है। मैं बिला वजह बोलते हुए ज़रा एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा टाइम लगा देती हूँ, वरना ये जो लिखने में आप लिखेंगे तो ज़रा सा लिख जा रहा है। SCQ में आएगा तो आपने फिर पूरी बात तो लिखनी होती है ना। सो अब हम करेंगे इसका जो थर्ड पोर्शन है कि प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट डिजीज विद एटिपिया, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा है कि ये बेशक बिनाइल लीजन है जो हम बात करेंगे, लेकिन एक तो ये प्रोलिफरेटिव इन नेचर है। प्रोलिफरेटिव का मतलब है कि ये फैलने वाली है। दूसरा, इसमें सेल्स में एटिपिया है, सेल्स एटिपिकल इन नेचर है। तो ये जो चेंजेस हैं ये वैसे भी कैंसरस टाइप ऑफ चेंज होती है कि कैंसर की ये एबिलिटी होती है कि उसमें सेल्स वैसे भी एटिपिकल होते हैं और उसकी एबिलिटी होती है कि वो मेटास्टेसाइज करता है। अब ये जो लीजन है ये मेटास्टेसाइज तो नहीं करती, लेकिन ये फैलती ज़रूर है एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी डक्ट में, और सेल्स भी कुछ हद तक इसमें एटिपिकल होते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ ये बात है कि दिस इज़ नॉट मेटास्टेसाइजिंग और ये मलिग्नेंसी नहीं है, क्योंकि इसमें फुल 100% मेलिग्नेंसी के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। लेकिन आपकी ये वाली लीजन अगर होती है तो ये आपकी कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती है, यानी मेलिग्नेंसी का रिस्क, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास अगर इसको देखें तो इसमें वी हैव द कहते हैं क्लोनल प्रोलिफरेशन। क्लोनल प्रोलिफरेशन का मतलब ये होता है कि आपका एक ही ग्रुप ऑफ सेल सिलेक्ट कर लिया गया या फिर एक ही सेल जो है वो सिलेक्ट हो गया और वही ग्रो करता जा रहा है और एबनॉर्मल अमाउंट में ग्रो करता जा रहा है, उसे हम कहते हैं क्लोनल प्रोलिफरेशन। क्लोन्स में हम क्या करते होते थे कि हम एक चीज लेते हैं, एक बनाते हैं, सपोज हमने एक ये स्पीशी बनाया और इसकी हम मल्टीपल कॉपीज जो बनाते हैं उसे हम क्लोन्स कहते हैं। तो अगर किसी एरिया में हम कहें कि दिस इज क्लोनल प्रोलिफरेशन यहाँ हो रही है, तो उसका मतलब ये होता है कि अब जैसे मेरे पास एक पूरा डक्ट है और उसमें इतना लोब्यूल है और उसके मतलब मल्टीपल एसिन आए हैं। अब इसमें हमारे पास मैंने बताया था कि जो एपिथेलियम को लाइन कर रहे हैं वो क्यूबॉइडल सेल्स हैं, जो बाहर हैं वो इसके वो मायो एपिथेलियल सेल्स हैं, जो अंदर है वो ल्यूमिनल सेल्स हैं। अगर इनमें से कोई एक ग्रुप ऑफ सेल सिलेक्ट हो जाए और वो एबनॉर्मल प्रोलिफरेट होता है, ग्रो करता रहे, तो उसे हम कहेंगे क्लोनल प्रोलिफरेशन हो रही है। तो आपको प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट डिजीज में इसी तरह से क्लोनल प्रोलिफरेशन मिलती है। कोई भी एक ग्रुप ऑफ सेल सिलेक्ट होकर बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट करता है और एटिपिकल इन नेचर होता है, ठीक है। ये हो जाती है हमारे पास और इसमें हमें वो सारे चेंजेस नजर आ रहे होते हैं जो कि एक नॉर्मल, मैं आपको जब ब्रेस्ट कैंसर पढ़ाऊंगी तो हम पढ़ेंगे कार्सिनोमा इन सीटू, जो एक कंडीशन है। उसमें ये होता है कि आपका जो कैंसर है वो है मेलिग्नेंट लेकिन फिलहाल लोकलाइज्ड है अपने एरिया में, तो उसे कार्सिनोमा इन सीटू कहते हैं। तो वो जो चेंजेस आपको उस कार्सिनोमा इन सीटू में नजर आते हैं ना, जो भी हम पढ़ेंगे, वही सारे के सारे ऑलमोस्ट आपको इसमें नजर आते हैं, जरा जरा से फर्क से, जिसकी वजह से हमने इसको कार्सिनोमा इन सीटू नहीं कहा बल्कि इसको हमने बिनाइन लीजन में रखा है। ठीक हो गया जी। तो इसमें हमारे पास दो तरह के हाइपरप्लेजिया या दो तरह की एटिपिकल कंडीशंस आती हैं। एक एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया होता है और दूसरा एटिपिकल लोबुलार हाइपरप्लेजिया होता है। अब आपने याद रखना है कि जो डक्टल हाइपरप्लेजिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये हाइपरप्लेजिया यानी इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स सिर्फ डक्ट्स में हो रहे हैं। हो ये वाला जो हाइपरप्लेजिया का नंबर है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। एटिपिकल का मतलब है कि वो जो सेल इंक्रीज हो रहे हैं वो एटिपिकल है, उनकी शेप, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनका देखने का स्ट्रक्चर सब कुछ एटिपिकल है। और डक्टल से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ डक्ट वाले एरिया में हो रहे हैं। डक्टल का वर्ड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब जो सेल्स प्रोलिफरेट करें वो इतना ज्यादा प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं कि उनकी वजह से जो लोब्यूल है वो, क्योंकि अंदर भी प्रोलिफरेट कर रहे हैं, स्ट्रोमा को भी भर दिया उन्होंने, तो जो हमारा पूरा लोब्यूल था इतना प्यारा सा, अब वो बिल्कुल ऐसे एक थिन कॉर्ड की फॉर्म में सेल्स से भर गया, बाहर से कंप्रेस हो गया, तो उसकी शक्ल इस किस्म की हो जाती है। तो वो लोब्यूल हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि लोब्यूल है, बल्कि वो भी हमें कॉर्ड लग रही होती है, वो डक्ट लग रही होती है, इसलिए हम इसको एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया कहते हैं, ठीक है। होपफुली ये बात समझ आ गई है कि ये जो एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया ये डक्ट को भी इन्वॉल्व करता है, लोब्यूल को भी इन्वॉल्व करता है। लेकिन ये करता क्या है कि लोब्यूल को इतना कंस्ट्रिक्ट कर देता है, सेल्स से भर देते हैं कि लोब्यूल आपका लोब्यूल के बजाय एक पतली डक्ट लगने लग जाता है, तो इसलिए हम इसको एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया कहते हैं। फिर इसमें, और जो हम अभी आगे कार्सिनोमा इन सीटू पढ़ेंगे उसमें भी हम डक्टल टाइप ऑफ कार्सिनोमा इन सीटू पढ़ेंगे, उसमें और इसमें फ़र्क क्या है। हमारे पास हमने उसको कार्सिनोमा इन सीटू कहा है और इसको हमने बिनाइन लीजन कहा है। सिर्फ इतना फर्क होता है कि इसमें जो हाइपरप्लेजिया हो रहा है, सेल्स जब नॉर्मल प्रोलिफरेट करें वो ल्यूमेन ऑफ द होल डक्ट को पार्शली फिल करते हैं। लाइक अगर उनने ल्यूमेन को इतना फिल कर दिया है, लेकिन वो क्या होगा कि दरमियान में एक लड़ी की जगह बेशक रह जाए, दरमियान में पतली स्लिट लाइक स्पेस रह जाए, लेकिन बच जाती है, ठीक है।
इस वाले केस में एटिपिकल रेक्टल हाइपरप्लेजिया में। लेकिन जब हम कार्सिनोमा इन सीटू की बात करेंगे तो फिर वो इतनी सी जगह भी नहीं बचेगी, फिर वो भी फिल हो जाती है, वो पक्का सारा का सारा फिल कर देता है, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी हमारी जो चीज़ है वो है एटिपिकल लोबुलर हाइपरप्लेजिया, और लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू भी होता है जो कि हमारा कैंसर का पार्ट होता है। अब क्या इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी हमारे पास एटिपिकल सेल्स बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, हाइपरप्लेजिया हो रहा है। लोबुलर का मतलब ये है कि इसमें लोब, सिर्फ लोब इन्वॉल्व नहीं है, लोब भी इन्वॉल्व है, डक्ट भी इन्वॉल्व है, ठीक है, आपका दोनों पोर्शन इन्वॉल्व है। लेकिन आपका इसमें जो हाइपरप्लेजिया हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है कि आपका जो लोब है वो स्पेयर होता है, लाइक उसका लोब का जो सेंट्रल पोर्शन है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, और वो आपको लोब की ही अपीयरेंस दे रहा होता है, और बाहर जो है वो सेल्स बहुत शदीद किस्म के प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें क्या था कि लोब भी डक्ट की अपीयरेंस दे रहा था, इसमें लोब ही की अपीयरेंस देता है, उसकी जो नॉर्मल कैविटी थी वो थोड़ी सी मेंटेन होती है, इसलिए हम इसको एटिपिकल लोबुलर हाइपरप्लेजिया कहते हैं। तो इसमें और जो हमारा जो लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू है, इनमें भी ज़्यादा फर्क नहीं है, ये भी तकरीबन दोनों फिल ही होते, एक जैसे ही होते हैं, लेकिन सिर्फ वही फर्क है कि जो यहाँ पर होगा, मतलब यहाँ पर जो हमारे पास हाइपरप्लेजिया हो रहा है उसमें लेस देन 50% ऑफ द लोब्यूल फिल होता है, मतलब लोब्यूल का कैविटी काफ़ी हद तक खाली रहती है। लेकिन जब हम बात करते हैं लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू की, तो उसमें मोर देन 50% से ज़्यादा फिल हो जाता है, ठीक है। पता नहीं साइन कौन सा लगता है मोर के लिए और लेस के लिए, बहरहाल इसमें आप ध्यान रखना है कि लेस देन 50% जो है वो फिल होगा, और जब हम कार्सिनोमा की बात करेंगे तो उसमें मोर देन 50% ऑफ द लोब्यूल फिल हो चुका होता है एटिपिकल सेल्स से, जिसकी वजह से हम उसको लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू कहते हैं और इसको एटिपिकल लोबुलर हाइपरप्लेजिया कहते हैं, ठीक है। बस ये आपने जरा सा डिफरेंस याद करना है, ये डिफरेंस मैं दोबारा आपको जब कैंसर पढ़ाऊंगी तब रिपीट भी कर दूंगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्लिनिकल ये जो दोनों हमारे हाइपरप्लेजियाज हैं, यानी कि ये वाला जो हमारी ओवरऑल प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट डिजीज विद एटीपी है, इसमें अब जेनेटिक म्यूटेशंस देखी गई हैं। मैंने अभी आपको पिछली वाली जो प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट डिजीज थी जो विदाउट एटीपिया थी, उसमें मैंने बताया था कि उसमें कोई क्रोमोसोमल म्यूटेशन नहीं आती, लेकिन इसमें देखा गया है कि जो जिन फीमेल्स को ये डिजीज थी उनमें क्रोमोसोम नंबर 16 या क्रोमोसोम नंबर 17 की आइदर 16 थी तो उसकी जो हमारी नीचे वाली आर्म है विच इज़ द लॉन्ग आर्म, उसमें, और 17 की शॉर्ट आर्म में म्यूटेशंस आई हुई थी, और उन म्यूटेशंस की वजह से ये डिजीज़ डेवलप हुई है, ठीक है। आपको पता है ना कि दिस इज़ योर क्रोमोसोम ऐसे करके, और ये ऊपर वाली इसकी शॉर्ट आर्म होती है, इन्हें पी कहते हैं, और नीचे वाली जो लॉन्ग आर्म है उन्हें क्यू लेबल करते हैं हम। तो अगर 16 क्यू मेरे पास लिखा है तो मतलब 16th क्रोमोसोम की लॉन्ग आर्म, और अगर 17 पी लिखा हुआ है तो मतलब 17th क्रोमोसोम की पी यानी शॉर्ट आर्म। तो आपको ये पढ़ना भी आना चाहिए। तो इसमें म्यूटेशन देखी गई है, और इसकी वजह से क्या होता है कि आपका ई कैडहेरिन जो है वो नहीं बन पाता, ई कैडहेरिन नहीं बन पाता, तो देयर इज लॉस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द सेल्स, और सेल्स हैप्पैज़र्डली ग्लो करना शुरू कर देते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ओवरऑल इस बिनाइन एपिथेलियल लीजन की क्या होती है? सबसे पहली बात तो ये कि जाहिर सी बात है कि इट इज़ अ लीजन जो एक्स्ट्रा डेवलप हो रही है, लंपीनेस कॉज करती है, एक्स्ट्रा मैस बन जाती है जो आप पेशेंट को बुरी फील होती है, ठीक है। बेशक इसके साथ कोई ज़्यादा पेन एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन फिर भी। और दूसरी बात ये कि ये जब तक डिटेक्ट नहीं होगी हमें नहीं पता चलेगा कैंसर का रिस्क पेशेंट में कितना है, बिकॉज ये दोनों चीज़ें, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये कैंसर के रिस्क को बढ़ा देती हैं। जो पहली वाली थी नॉन प्रोलिफरेटिव, उससे बहुत थोड़ा रिस्क होता है कैंसर का। जो विदाउट एटीपिया थी हमारी कंडीशन, उसमें 1.5 रिस्क इंक्रीज होता है कैंसर का, और इसमें बहुत 6 to 7% रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो इस वजह से हमें फिर ये स्क्रीनिंग पे मेमोग्राफी से अगर हम डिटेक्ट कर लेंगे अर्ली स्टेज पे, तो हमें पता होता है कि यार ये कैंसर में डेवलप हो सकता है, हम उसको अर्ली स्टेज पे ही ट्रीटमेंट देने शुरू कर देते हैं और पेशेंट की कंडीशन बेहतर हो जाती है। तो यहाँ पर ये वाली लीजन्स तो खत्म हुई, अब हमने कैंसर ऑफ ब्रेस्ट शुरू करना है। यहाँ तो कोई भी मसला हो किसी को, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।